हेलो डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11th। चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और आज हम इसका पार्ट 1 बिगिन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो चैप्टर है साइकोलॉजी में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। वैसे भी आपने सेपरेटली 10th क्लास तक बायोलॉजी पढ़ी होगी, जनरल बातें आप जानते होंगे, लेकिन साइकोलॉजी में यहाँ बायोलॉजी क्यों आ जाती है ये पहले समझ लेते हैं, इससे पहले कि हम वीडियो को ऑफिशियली स्टार्ट करें। और उससे भी पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम सीक्वेंशियली नोट्स की हेल्प से आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ये चैप्टर का, एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा ये नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं आज का वीडियो, जिसमें हम अभी बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी में बायोलॉजी को क्यों जोड़ा जाता है, क्यों ये ऐड होती है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। बिहेवियर तो फिर भी बाहर से नजर आता है, लेकिन माइंड को स्टडी करने के लिए हमें ब्रेन को स्टडी करना जरूरी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ब्रेन जो है वो माइंड से कनेक्टेड है, माइंड जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। माइंड की अगर हम बात करें तो वो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई टर्म है, लेकिन जो ब्रेन है वो ओरिजिनली बायोलॉजी से जुड़ी हुई टर्म है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग करता है, जो डिफरेंट हम कॉग्निटिव एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, यानी कि हम सोच कैसे पाते हैं, समझ कैसे पाते हैं, क्यों चीज़ें होती हैं और किस तरह से होती हैं, ये सब कुछ ब्रेन को स्टडी करने के बाद ही हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है साइकोलॉजी में बायोलॉजी का जुड़ना। और ये चैप्टर जो है दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द बेसिक्स ओनली। वैसे तो बहुत कुछ है साइकोलॉजी और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, लेकिन क्लास 11th में एक इंट्रोडक्शन की तरह से ही है। ये भी काफ़ी बच्चों को ज़्यादा लगता है, लेकिन फिलहाल ये इतना है कि हमें इसको समझने के लिए ज़रूरी ही है। तो बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बायोलॉजिकल ग्राउंड्स, ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस हम समझेंगे, जिसमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को समझेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमेशा बताती आ रही हूँ। और न्यूरॉन्स के बारे में आज हमारा जो मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो की हम ऑफिशियली बिगनिंग करते हैं। पहला टॉपिक आप देख ही सकते हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है। और ह्यूमन का इवॉल्व होना हमेशा से एक स्टडी का टॉपिक रहा है, लेकिन साइकोलॉजी में ये किस तरह से रहा है, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। फिलहाल तो टॉपिक की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर की हेल्प से आपको बहुत एक क्लियर मैसेज है, जो कि हर पर्सन को समझ में आता है कि हम यहाँ से और यहाँ तक पहुंचे हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने में, इवॉल्व होने में बहुत कुछ बदला है। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन को, लेमन पर्सन को ये दिखाएंगे तो वो कहेगा कि हाँ फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। आप साइकोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता और यहाँ तक आकर सोचने समझने की जो हमारी कैपेबिलिटी डेवलप हुई है, उसमें भी ड्रास्टिक चेंज आए हैं। साइकोलॉजी में हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि ह्यूमन का ब्रेन कितना डेवलप हुआ है। हम ब्रेन पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के। ओके, तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कौन है? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट वो हैं जो ह्यूमन के या एनिमल्स के इवॉल्व होने पर या इवोल्यूशन होने पर क्या उनमें चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ऐसे साइकोलॉजिस्ट को हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। उनका ये कहना है कि पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैव इवॉल्व्ड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इन द सेम वे दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैव इवॉल्व्ड। जैसे बाहर से नजर आने वाली फिजिकल फीचर्स चेंज हुए हैं ह्यूमन में, उसी तरीके से बिहेवियर का पैटर्न भी बदला है। बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टिव बिहेवियर्स और बिहेवियर्स दैट इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस आर केप्ट एंड पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ना कुछ पास ऑन करती है, बहुत कुछ पास ऑन करती है, जिसमें से आता है कि कौन सा बिहेवियर उसने अडेप्ट किया है। हमने जो भी बिहेवियर को अडेप्ट किया हुआ है, नेचुरली हम उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देंगे। तो ये कुछ भी ह्यूमन इस तरीके से जो कुछ भी रिसीव कर रहा है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव आए हैं। इवोल्यूशन क्या है? ये जो इतना जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, यही आपको आंसर की फॉर्म में लिखना है। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंजेस। ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। इवोल्यूशन कभी भी ओवरनाइट नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंटल वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में, तब हम समझेंगे इस टॉपिक को और समझेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। लेकिन इन जनरल आप जानते हैं कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अगर मैं वापस इस पिक्चर पे आपको लाऊं तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले ह्यूमन ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया। ऐसा नहीं, देयर इज एन ऑर्डर्ड चेंज व्हिच यू कैन क्लियरली सी।
जो दैट रिजल्ट्स इन अ स्पीशीज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग अडेप्टेशन। जो कुछ भी इन्होंने अपने एनवायरनमेंट में चेंज किया, बदला, उसके हिसाब से आगे ये बदलते चले गए, तो यही इवॉल्व होना है, एवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशनरी चेंजेस आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ये भी बात क्लियर है। एक कोई भी स्पीशीज जो है वो एक जनरेशन से दूसरे में से पास ऑन करती है, और ये बहुत स्लो पेस पे चलता है। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, प्रेजेंट डे वी ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स इन 3 वेज। किस तरीके से हम हमारे अंदर इवोल्यूशन नोटिस किया गया है, चेंज हुआ है, कौन कौन सी चीजें हैं? हमारे पास एक बिगर और डेवलप्ड ब्रेन है। जो भी हमारे एंसेस्टर से हमने चेंजेस आए हैं हमारे अंदर, उसमें हम देख सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर एक बेहतर, बिगर और डेवलप्ड ब्रेन है विद हाई क्वालिटी कॉग्निटिव कैपेसिटीज। कॉग्निटिव कैपेसिटीज भी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं पहले से। अगर हम इसी टाइम फ्रेम में दो डिफरेंट एज के लोगों को देखें, तो जो अब न्यू जनरेशन आ रही है, अगर हम आप ही की बात करें, आप 11th क्लास में है, 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आपकी जो जनरेशन है और अब हमारी अगर हम जनरेशन की बात करें, तो उनकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। यही डिफरेंस आप में और उन बच्चों में होगा जो अब स्कूल जाना शुरू हुए हैं। तो वो जब आगे बढ़ेंगे समय के साथ, तो आप उनके डेवलपमेंट में डिफरेंस नोटिस करेंगे। एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन 2 लेग्स, ह्यूमन बींग है, 2 लेग्स पे चलते हैं। पहले आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैंने दिखाने की कोशिश भी की थी कि किस तरीके से हमारे हर पैटर्न को में बदलाव आया है। और अ फ्री हैंड विद अ वर्केबल ऑपोजिंग थंब, राइट, ये भी एक चेंजेस है जो हम देख सकते हैं। बात करते हैं बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स की, कि हमारे जो भी हम हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजिकल रूट्स मल्टीप्लाइड बाय आवर कल्चरल रूट्स। ये मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों लगा रही हूँ अभी समझाती हूँ। देखिए, बायोलॉजिकल रूट्स का तो मतलब वो हो गया जो हमारे अंदर इनहेरिट है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, जो हमारे जीन्स में है। और इसके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी, सारी आती हैं। कल्चरल का मतलब है जो हमें जेनेटिकली नहीं मिला, हमने एनवायरनमेंट में हासिल किया है। जैसे कि हमने सोशलाइज होना सीखा है, हमने अपना हमारा इंटेलिजेंस इंप्रूव हुआ है, हमने वैल्यूज डेवलप की हैं, ये तो बायोलॉजिकल नहीं है ना, ये तो कल्चरल है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हम। ओके, our biological structure is a main determiner, and this structure we inherit in the form of body and brain। बॉडी और ब्रेन के फॉर्म में हमारे बायोलॉजिकल रूट्स आ गए। individual's biological system determines the limit, but these limit will be realized or not depends on his or her cultural system। जो कुछ भी हम जेनेटिकली रिसीव करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स की अगर हाइट कम है, तो ये चीज़ उनमें देखने को मिलती है। बच्चों की भी हाइट उस हिसाब से ही ग्रो होती है, उतना उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रुक जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी और एस्पेक्ट की बात करें, अगर कल्चरल रूट्स की हम बात करें, जो पेरेंट्स ने हमें वैल्यूज़ दी हैं वो और एक्सपेंड होते हैं। अगर हमें कुछ भी हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, कुछ भी चीज़ें हमने अपने एटमॉस्फेयर में रह के सीखी है, सोशलाइज होना सीखा है, तो हमारा तरीका डिफरेंट होगा, वो लिमिट सेट नहीं होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बायोलॉजिकल रूट्स में लिमिट सेट होती है, लेकिन कल्चरल रूट्स हमें अपने एनवायरनमेंट से रिसीव होते हैं, तो वहाँ पे हम एक्सपेंड होते चले जाते हैं। कल्चर क्या है? इट प्रोवाइड्स विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जाहिर सी बात है, हमें बहुत कुछ मिलता है अपने एनवायरनमेंट से लर्निंग की फॉर्म में, और इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या क्वेश्चन जनरेट होता है कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स। और जब क्वेश्चन आता है तो 2 मार्कर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है टॉपिक, लेकिन एक इंट्रोडक्शन की तरह आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू आर बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स इन्फ्लुएंस अस, और हाउ डज दीज रूट्स इन्फ्लुएंस अ ह्यूमन बीइंग और द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हम इनके ही प्रोडक्ट की फॉर्म में खुद को कह सकते हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से चैप्टर की बिगनिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कैसे बायोलॉजी का हमारे चेंज में, हमारे एवोल्यूशन में डिफरेंस आता है। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स को, आज के वीडियो में हम समझेंगे। काफ़ी सारे पिक्चर्स मैंने आपको इंक्लूड करे हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ, हर जगह पर आपको पिक्चर समझाने के लिए मिलेंगी। तो ये सब पढ़ेंगे आज के वीडियो में, हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स से स्टार्टिंग करते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल that carry information, messages or signals to and from the brain and the rest of the body। इतनी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले तो ये बात समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या होते हैं? एक बेसिक यूनिट होती है अगर हम ब्रेन की बात करें वहाँ पर, और
दे आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और न्यूरॉन टू न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को पास करते चले जाते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी पिक्चर में बताऊंगी, और कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और कहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। सबसे पहली बात तो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर पहुंचने से पहले कहीं बाहर एग्जिस्ट करती है। हम बाहर की दुनिया में ही तो कुछ ना कुछ देख रहे हैं, उसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स तक इंफॉर्मेशन लाने का काम करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। आपको पता ही है हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। मेजरली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हम चीज़ों को या तो देखते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, सुनते हैं, हियरिंग होती है। तो इन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से बाहर की दुनिया में होने वाले किसी भी एक्शन को हमारे सेंस ऑर्गन्स कैच करते हैं। कैच करने के बाद ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है हमारे न्यूरॉन्स के पास, जो कि सेंस ऑर्गन्स पहुंचाते हैं, और उसके बाद इंफॉर्मेशन न्यूरॉन टू न्यूरॉन पहुंचती रहती है। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि न्यूरॉन्स आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल दैट कैरी इंफॉर्मेशन, मैसेजेस और सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन से रिसीव भी करते हैं और फिर उसको पास ऑन भी करते हैं पूरी बॉडी में। लास्ट में हम किसी चीज को देखकर जब रिएक्ट करने लगते हैं ना, कुछ भी हो रहा हो, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक गर्म आयरन को टच कर लिया तो आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। ये प्रोसेस बहुत क्विक होता है, तो हमें तो ये लग रहा है तो बहुत फास्ट है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत फास्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रहे हैं हम। लेकिन ये होता कैसे, उसको हम यहाँ समझेंगे कि हमारा वो बिहेवियर क्यों निकलता है, उसके बायोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं। ओके, अगर साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो हम डर जाते हैं। अगर हमने बहुत ही हीटेड पैन को टच कर लिया, कुछ भी गर्म चीज को छू लिया, तो हम डर सकते हैं, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल बेसिस हुआ। लेकिन बायोलॉजिकल बेसिस क्या होता है, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस किसकी हेल्प से होते हैं, वो बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। The connections from groups of neurons form nerves a bit like telephone wires from a telephone exchange. The message they send are called nerve impulses. ये सब कुछ अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पे सारा नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि यही सब तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसके बाद ये पिक्चर और सेल बॉडी, सब एक एक चीज इसके बारीकी से समझेंगे। ओके, तो वापस आ जाते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ पर थे। तो ये जो मैसेजेस लेके जाते हैं, ऑल दीज मैसेजेस आर सेंट अराउंड द बॉडी बाय नर्व्स। दिस इज हाउ वी गेट द नेम नर्वस सिस्टम। इसी की वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये कुछ मेन चीजें आपको नजर आ रही हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सन, ये जो है न्यूक्लियस, इसको हम सोमा भी बोलते हैं। न्यूक्लियस यानी सोमा। सोमा वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत जगह आगे सोमैटिक वर्ड आएगा। सोमैटिक वर्ड जब जब आएगा तब तब मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप सोमा वर्ड कहाँ पढ़कर आए हैं। ओके, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, तो याद रखिएगा इस बात को। तो सोमा ये कहलाता है, न्यूक्लियस भी जिसको कहते हैं, एक ही बात है। डेंड्राइट्स होते हैं, ये एंड टर्मिनल होते हैं, और एक्सन जो होते हैं, एक्सन भी एक टर्मिनल होते हैं। ये बीच की जो कड़ी आपको दिख रही है, ये पूरा एक एक सिस्टम कंप्लीट बनाती है, एक न्यूरॉन को कंप्लीट करती है, दो पॉइंट्स को जोड़ती है। एक पॉइंट से हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, दूसरे पॉइंट से इंफॉर्मेशन एग्जिट होती है। ठीक, कहाँ से एंट्री एग्जिट होती है आगे करके स्ट्रक्चर में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल से अभी एक इंट्रोडक्शन था कि न्यूरॉन होता क्या है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम बात करें तो ये साइज और शेप जो होती है इसकी ऑफ न्यूरॉन वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द बॉडी दे आर। डिपेंड करता है कि कहाँ पर है, बट मोस्ट ऑफ देम शेयर द सेम जनरल फीचर्स एंड स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन इज सिमिलर टू अ ट्री एज वी विल सी। ऐसा लगता है ना, एक पेड़ की डाली की जैसा आपको लगता है। Every neuron has an outside coating or wall called a cell or plasma membrane. ये जो आपको नजर आ रही है न्यूरॉन का ये बाहर वाला पोर्शन, इसको हम सेल कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, या फिर प्लाज्मा कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि किस तरह से न्यूरॉन कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से एग्जिट होती है, एंट्री होती है। तो यहाँ पर वो पूरे में इंफॉर्मेशन, पूरे में कह सकते हैं कि अब तैरती रहती है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही पिक्चर है, इसको थोड़ा बदल दिया है हमने। ये टर्मिनल बटन्स हैं और ये डेंड्राइट्स हैं, इनको हम रिसीविंग एंड कहते हैं। इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से रिसीव करते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन को हम पास ऑन करते हैं। इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है यहाँ से। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो टर्मिनल बटन्स हैं, यहाँ पर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जुड़े हुए होंगे। हम, मैं इस पिक्चर में तो आपको ऐसे ये फोल्ड नहीं करके दिखा सकती, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि इन टर्मिनल बटन्स पर अगले रिसीविंग एंड जुड़े होते हैं। तो यहाँ से एग्जिट होती है इन्फॉर्मेशन, और जब वो इधर रिसीविंग एंड पे पहुँचती है तो इन्फॉर्मेशन इन हो जाती है, और फिर यहाँ से चलती है पूरा
मूवमेंट, साइक्लिंग चलती रहती है। ये सोमा कहलाता है, ये एक्सन कहलाता है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, ये पूरा जो एक धागे की तरह से आपको नज़र आ रहा है, वो एक्सन कहलाता है। ये ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड ने बाहर दुनिया में जो भी चीज़ें देखी हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे कि सेल बॉडी या सोमा क्या होता है, या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी कहते हैं ना इसको, न्यूक्लियस या सोमा, ये जो पूरा पोर्शन होता है। सेल बॉडी और सोमा क्या होता है, एक टाइप का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूरॉन हैज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सेंटर जिससे हम सेल बॉडी कहते हैं। दिस कंटेन्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच इज लाइक द सेल्स ब्रेन। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम किसी भी न्यूरॉन के ब्रेन की तरह से देखते हैं। हेल्पिंग टू मेक श्योर द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन इज वर्किंग, मतलब एक तरीके का ऑपरेटर हो गया जो ये चेक करता रहता है कि पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं। दिस इज लाइक द टॉप ऑफ द ट्री ट्रंक। ओके, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा। ये जितना पोर्शन एरिया कवर किए हुए ये पूरा सेल बॉडी है, सोमा भी हम इसे कहते हैं। यहीं पर हमारा न्यूक्लियस होता है। मेजरली अगर देखें तो सोमा पूरे पोर्शन को भी हम कह देते हैं, और क्योंकि उसमें न्यूक्लियस कवर होता है, सोमैटिक वहां पे पोर्शन होता है जिसको हम सोमा बोलते हैं। अब आते हैं डेंड्राइट्स पर। डेंड्राइट्स अभी हमने देखे रिसीविंग एंड्स होते हैं। ये शॉर्ट ब्रांचेस होती है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट ब्रांचेस जैसी होती हैं, एंड्स होते हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन का वो पार्ट होते हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर सेल। अदर सेल मतलब दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से रिसीव करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी। ईच डेंड्राइट में हैव मेनी ब्रांचेस विच कैन लुक लाइक द बिग और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। ये आप सब देख रहे हैं ना, ये सब भी डेंड्राइट्स के रिसीविंग एंड्स हैं। ये सब भी डेंड्राइट्स के रिसीविंग एंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पोर्शन डिस्कस करें, दिखा रहे हैं, तो बस यही है। ओके, एक्सन की बात करते हैं। एक्सन क्या होता है? एक्सन ऑफ द न्यूरॉन इज लाइक द ट्रंक ऑफ द ट्री। इट यूजुअली स्ट्रेचेस आउट फ्रॉम द सेल बॉडी एंड द पॉइंट वेयर दिस हैपेंस इज कॉल्ड द एक्सन हिलॉक। ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सन। While the size of the dendrites and cell body tend to be fairly constant, the length of the axon varies. ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है, ये पार्ट, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, ये वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको 5 जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से आपको एक्सन ऐसा नजर आ रहा है, तो हो सकता है छोटा हो या बड़ा हो। दिस पार्ट ऑफ द सेल कैरीज द मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट सेल। इसकी ही हेल्प से एक तरीके से ये रास्ता जैसा है, पाथवे सा है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद यहाँ से मूव करती है, आगे को बढ़ती है। और ये एक हेडक्वार्टर जैसा हो गया, जहाँ पे अगर सब चीज़ें ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो ही यहाँ से पास ऑन होकर आगे बढ़ेगी। ऑलराइट, ये हो गया एक्सन। ये सब 1 1 2 2 मार्कर के क्वेश्चन है जो आपको याद रखने होंगे कि कहाँ पे क्या होता है। एट द एंड ऑफ द एक्सन इज द साइनेप्टिक टर्मिनल। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी समझेंगे कि जो एक्सन का एंड होता है वहाँ पे साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, जो कि ट्री के रूट्स की तरह से होता है। जहाँ अगर हम एक्सन के एंड की बात करें तो ये साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, जिसको एक्सन टर्मिनल भी कहते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन एग्जिट होती है। Like the roots of the tree, this is the part of the neuron that connects to and communicate with the next cell. ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो बात मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इस समय, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट सेल से जोड़ने का ये काम करता है। ऑफ्टन द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, मतलब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जोड़ेगा, तभी तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी। जहाँ पर ये दोनों सेल्स मिलते हैं उनको हम साइनेप्स कहते हैं। कौन से 2 सेल मिलेंगे? एक तो एक्सन टर्मिनल और डेंड्राइट। जहाँ पर ये जुड़ेंगे वहाँ पर एक क्लिफ्ट आता है, एक स्पेस आता है, जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। और उस साइनेप्स के बारे में मैं अलग से भी बताऊंगी आपको, अभी पूरा बात करेंगे साइनेप्स के बारे में। यहाँ पे पूरा उसको जूम करके पिक्चर को दिखाया गया है, तो ये वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि साइनेप्स क्या होता है। ओके, लेकिन साइनेप्स बनता कहाँ पर है? जहाँ पर दोनों रिसीविंग एंड और एग्जिट करने वाले और रिसीविंग दोनों एंड्स जुड़ेंगे तो ही तभी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी। ईच न्यूरॉन कैन कनेक्ट टू मेनी अदर सेल्स। द मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन विच कैन बी ईदर अ केमिकल और एन इलेक्ट्रिकल मैसेज पास थ्रू दिस साइनेप्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। वही बात है जो अभी तक हम कर रहे थे, पूरे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी हुई है। द साइनेप्टिक टर्मिनल कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्मॉल सैक्स, जिनको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। दीज वेसिकल्स कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर विच आर यूज्ड व्हेन न्यूरॉन्स सेंड एंड रिसीव मैसेज। ये इतना पोर्शन है, इसमें इतनी बात कही गई है कि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होकर पूरा आगे पहुंचती है, एग्जिट होकर दूसरे टर्मिनल से जुड़ जाती है, और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन पूरे हमारे पूरा सिस्टम में मूव करती है, नर्वस सिस्टम में। बात करते हैं नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या होता है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये 2 न्यूरॉन है, N1 N2, 2 न्यूरॉन है जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर।
ओके, तो यहीं पर साइनेप्स क्रिएट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। ये एक्सन टर्मिनल है और ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो हो रही है। ओके, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं, ये रिसीविंग सेल का एंड है, ये रिसीविंग सेल का एंड है, और ये एग्जिट करने वाली सेल का एंड है। ये दोनों यहाँ पे आप आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस एरिया को हम कहते हैं साइनेप्स। तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स क्या होती है? अ नर्व इम्पल्स इज द वे नर्व सेल कम्युनिकेट्स विद वन अनदर। मतलब एक नर्व इम्पल्स एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे नर्व सेल एक दूसरे से जुड़ती है। नर्व इम्पल्स आर मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलोंग द डेंड्राइट्स टू प्रोड्यूस अ नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब जगह का मतलब क्या हुआ, न्यूरॉन्स की बात हो रही है, एक सेल से दूसरे सेल में जा रही है, वो किस फॉर्म में होती है? वो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, ओके, वो कोई सेंसरी सिग्नल हो सकता है। तो वही चीज जो यहाँ पर तैरती है, मूवमेंट करती है, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। द सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग, मतलब नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स इज बेसिकली सिग्नल, नर्व सिग्नल, जो चीज पहुंच रही है। The signal travels along the length of a nerve fiber and ends in the release of neurotransmitter. Nerve impulses are the means by which information is transmitted along the neuron and throughout the nervous system. ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये नर्व इम्पल्स है, जहां जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। ओके, आते हैं साइनेप्स की तरफ। अब यही बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं वो कहलाता है साइनेप्स। और जहाँ पर साइनेप्टिक टर्मिनल भी यहाँ पे बन जाता है, इसका नाम ही साइनेप्टिक टर्मिनल हो गया, उस जगह का नाम साइनेप्टिक टर्मिनल हो गया। और जब दो न्यूरॉन जुड़ते हैं तो वो साइनेप्स कहलाता है स्पेस। इट हैज टू क्रॉस टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। साइनेप्स यूजुअली अकर बिटवीन द साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन विच सेंड्स द मैसेज एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन विच रिसीव्स द मैसेज। कई बार हो गई अब ये बात कि जहाँ पे, ये देखिए इस पिक्चर में आप देखिए, साइनेप्टिक, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं डेंड्राइट और एग्जिट के बीच में, जहाँ पर साइनेप्स का प्रोसेस होता है, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट होते हैं। ओके, और इस पोर्शन को हम, इस पार्ट को हम साइनेप्स कहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो कि फर्स्ट एक्सन के अलोंग ट्रेवल करती है। एक्सन याद है आपको, पिक्चर में हमने बात की थी, एक्सन ये पोर्शन था, ये सब जुड़ के पूरा पोर्शन जो बना रहा था वो एक्सन था, और इसके पीछे जो आपको कलर में नजर आ रही है वो क्या है? नर्व इम्पल्स है, वो ले जाने का काम करती है, और ये पूरा सिस्टम जो है वो एक्सन कहलाता है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो होती है वो फर्स्ट एक्सन के अलोंग ट्रेवल करती है, और जब नर्व इम्पल्स डेंड्राइट्स पे पहुंचती है, ठीक है, एक्सन के एंड पे पहुंचती है, केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड, तब वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और दीज केमिकल्स डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्स, और उस गैप में ये डिफ्यूज भी हो जाते हैं। ओके, मतलब एक इंफॉर्मेशन जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में चलती है तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करती है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? साइनेप्टिक गैप में ट्रैवल करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, जहां से ये इलेक्ट्रिकल मैसेज को वापस लेकर आते हैं। मतलब न्यूरॉन ही जो है वो मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं। बिल्कुल ये उसी तरीके से है जैसे आप एक पोर्ट से चले, आपने फेरी ली और फिर आप लौटे दूसरे पोर्ट पे चले, फिर लौट कर आए, ठीक है। तो ये हमने बात करी आज के वीडियो में। बेसिकली हमने समझा कि न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, और न्यूरॉन के एक स्ट्रक्चर को आज हमने इसमें स्टडी किया। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ये नोट्स हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और मैंने पिक्चर्स जो है अपने एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मैम ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा समझाइए, तो पिक्चर्स के थ्रू भी मैं आपको समझा रही हूँ। और ये नोट जो है वो आप हमारे उससे रिसीव करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग अबाउट इट, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।